तो मुझे ये बताओ कि अगर ये स्प्रिंग है और यहां पे मैंने लगाया फोर्स, ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट है S, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करने वाला है, स्प्रिंग को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बोलो। स्प्रिंग को खींचा कि नहीं खींचा इसने? यस सर। तो जब आप इसका वर्क डन निकालोगे, जब आप इसका वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय फोर्स। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि वर्क हमेशा किसका होता है? फोर्स का होता है। वर्क डन हम लिखते हैं ना बाय फोर्स, मतलब फोर्स का वर्क होता है। अगर कोई पूछे कि भाई वर्क कौन करता है, तो वर्क फोर्स करता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए किताबों में आपको वर्क डन बाय फोर्स लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि फोर्स ही वर्क करता है। हमारे लिए वर्क कौन सा वर्क है और ये सारी बातें अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पर अभी मेरे दिमाग में ये वाली बात आई तो मैं इसको लेकर के आगे चल रहा हूं कि अगर ये फोर्स बाय वर्क होता है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला? વર્ક નો શું ફોર્મ્યુલા થાય? F into D. एफ डी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा मत भूल जाओ भाई, एफ इंटू भी बोलना गलत बात है। वो होता है एफ डॉट डी, और डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये कॉस थीटा आता है। तो ये याद रखना, इसलिए मैंने आपसे बुलाया, क्योंकि आप थोड़ी बहुत भी गलती करोगे तो मैं उसको चेंज करूंगा तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज मैं ही बता दूंगा तो आपके लिए वो नॉर्मल सी बात रहेगी। तो आप बताने की कोशिश करो, भले गलत बताओ, लेकिन एक बार बताओगे फिर उसको करेक्ट कर दिया जाएगा तो वो अल्टीमेटली आपको याद रहेगा। तो एफ डॉट डी बोलो, उसको एफ इंटू डी मत बोलो, क्योंकि इंटू का मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये वर्क नहीं होता, दिस इज नॉट द वर्क, ये वर्क नहीं है, ठीक है। एफ डॉट डी वर्क है, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एफ तो एफ ले लोगे आप, ये वाला एफ। अच्छा, डी कौन सा लोगे, किसका डी लोगे? इस पी का डी लोगे कि इस क्यू का डी लोगे कि एस का डी लोगे? कि पूरी स्प्रिंग का लोगे, किसका लोगे? देखो ऐसा होता है, जब हम ये डी लिखते हैं तो डी लिखने का आपको पता होना चाहिए कि जो डी है, मान लो ये पी है x1 खिसका, पी x1 खिसका, क्यू जो है वो उसकी पोजीशन से x2 खिसका, और ये एस जो है वो उसकी पोजीशन से x3 खिसका। मान लो ऐसे खिसके हैं तीनों, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है वो बात की बात है। पर अगर ये ऐसे खिसकेंगे, अगर ये खिसका, ये खिसका, ये भी खिसक रहा है, तो फोर्स एफ होगा और डिस्प्लेसमेंट उसी पार्टिकल का होगा जिस पार्टिकल पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ कौन से पार्टिकल पे फोर्स लगाया जा रहा है? पी पे। तो पी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1। और कॉस कितना लोगे, क्योंकि फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोण कितना 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 हुआ? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो आंसर आएगा cos 0 डिग्री 1 होता है, f इंटू x1, ये इसका वर्क है। तो इसका मतलब वर्क में अगर आपसे पूछा जाए कि एफ डी कॉस थीटा वर्क होता है, तो हाँ होता है। पर ये डिस्प्लेसमेंट किसका? तो उस पार्टिकल का जिस पार्टिकल पे फोर्स लगाया जा रहा है, उसका जिस पे फोर्स लग रहा है। पर उसका लिखने से भी गड़बड़ हो जाएगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उस पार्टिकल का, ऐसे लिखो, उस पार्टिकल का जिस पे फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लो गया।
ठीक है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, कई बार हमारे पास ब्लॉक होता है ऐसा, मास m है, उस पे फोर्स लगा दिया है और दे दिया जाता है, मान लो ये डी डिस्प्लेसमेंट चला है ना, डी डिस्प्लेसमेंट, मान लो डी का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5 मीटर, मास का वैल्यू ले लेता हूँ 2 kg, फोर्स का वैल्यू ले लेता हूँ 3 kg, 3 न्यूटन, ऐसे फोर्स ले लिया। आपसे पूछा जाए कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वर्क कितना हुआ, वर्क बाय फोर्स कितना हुआ, बताओ कितना हुआ। कितना हुआ? કેટલું થયું ભાઈ વર્ક બાય फोर्स? फोर्स इंटू डी इंटू cos थीटा, एफ डी cos थीटा। तो एफ 3 है, एफ डी cos थीटा ये वर्क होता है, एफ का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 5 और cos 0। क्यों 0? क्योंकि फोर्स भी इसी दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हुआ, तो दोनों के बीच का थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर, मतलब इसका यूनिट होता है जूल होता है, तो ये जूल में आंसर आ जाएगा, ये जो भी आएगा जूल में आंसर आएगा। ठीक है, जूल इसका वर्क का यूनिट होता है, आपको सबको पता होगा वर्क का यूनिट कितना होता है, वर्क नो यूनिट होता है, वर्क यूनिट होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो जूल भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने इस पूरे के पूरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्यों लिख दिया? हुआ ये यहाँ पे कि जैसे ही आप फोर्स लगा रहे थे, वास्तव में ये फोर्स लग रहा था इस वाले पार्टिकल, तो होना चाहिए इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पर क्योंकि ब्लॉक पूरा के पूरा सीधा चल रहा है, तो जो पूरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर 5 है, तो पूरा ब्लॉक ही अगर 5 मीटर चला, 5 चला, तो ये वाला पॉइंट भी तो 5 ही चलेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो वास्तव में ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पर हमको ऐसा सिखा दिया जाता है कि ब्लॉक चला, तो हमारे दिमाग में वही रहता है कि ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक का नहीं लेना है। वो यहाँ हो ये जाता है कि जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा वही उस पार्टिकल का होगा, लेकिन स्प्रिंग में आप गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि स्प्रिंग में जिस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। कैसे? मान लो अगर ये फोर्स में पी पे नहीं लगा करके इस क्यू पे लगा था, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट किसका लेता? क्यू का कि पी का? क्यू का डिस्प्लेसमेंट लेता, जो कि x2 है, तो यहाँ वर्क एकदम अलग हो जाता है उस फोर्स का। तो इस तरह से वर्क फोर्स के द्वारा होता है, और एक बात ध्यान ये रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का लिया जाएगा, मैंने पार्टिकल लिखा है, उस पार्टिकल का या उस पॉइंट का लिया जाएगा जिस पर फोर्स लग रहा है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है उसकी बात करते हैं कि क्या वर्क है। वर्क हम बात करते हैं, देखो वर्क बहुत तरीके का वर्क होता है, रोटी बनाना भी वर्क होता है ना, अगर आप रोटी बना रहे हो घर पे, कोई बनाता तो होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई बनाता है तो वो भी वर्क है, कपड़े धोना भी वर्क है, पर हम ऐसे वर्क की बात नहीं करते। धोना भी वर्क है ना, ये भी एक प्रकार का वर्क है, पर हम कौन से वर्क की बात करते हैं? मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं। अभी मैकेनिकल वर्क क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है जो मशीनरीज वर्क करती है, उसकी बात करते हैं, मशीनरी वर्क की बात करते हैं। अच्छा, मशीनरी वर्क किस तरह का वर्क होता है? मशीनरी वर्क में कहीं ना कहीं मशीन अगर चल रही है, या मशीन की बात करें तो अगर कोई भी मशीन अगर वर्क कर रही है तो फोर्स लग रहा होगा, बिना फोर्स के मशीन नहीं चलने वाली, फोर्स लग रहा होगा, और मशीन अगर चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, दोनों चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए वर्क के केस में ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लिए जाते हैं। अच्छा, एक बात और, मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। वर्क तो हमने कह दिया कि भाई हम वर्क की बात करेंगे तो मैकेनिकल वर्क होगा। एक चीज होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? दो तरह की एनर्जी होती है, और वर्क और एनर्जी में बड़ा रिलेशन है, इसलिए मैं मैकेनिकल एनर्जी की पहले बात करूंगा और वर्क की बाद में बात करूंगा। देखो, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी।
ये आपको पता है सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. और दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो दोनों या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, या अकेली ये है, या अकेली ये वाली एनर्जी। दुनिया की जितनी भी एनर्जीज हैं वो या तो काइनेटिक एनर्जी के कारण है या पोटेंशियल एनर्जी के कारण। मतलब कहने का मतलब है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, एनर्जी तो कन्वर्ट होती है एक दूसरे में। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके होती है, मैकेनिकल एनर्जी अगर ये बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके होती है, तो दुनिया की सारी एनर्जी इन दोनों से निकल जाएंगी, सारी की सारी एनर्जी इन दोनों से निकल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी को, समझते हैं उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? सोता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन के कारण, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। अगर किसी चीज में गति है तो हम कह सकते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ये बात समझ में आती है आपको? और देखो, एक तो चीज होती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक तो होता है क्या होती है और कितनी होती है। दो बातें, क्या होती है, कितनी होती है, और ये होती किसमें, और किसमें स्टोर होती है। ये तीन बातें अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको एक एक का जवाब देना है। किसमें स्टोर होती है? तो पहली क्या होती है? तो एनर्जी ड्यू टू मोशन। ऐसी एनर्जी जो मोशन के कारण होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कितनी होती है? तो आपको पता होगा, हाफ mv²। और किसमें स्टोर होती है? तो वो उसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है जिस ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। कौन से ऑब्जेक्ट में? जिसका आप मोशन देख रहे हो, जिसका मोशन देखा जा रहा है, ठीक है, जिसका मोशन देखा जा रहा है उसमें स्टोर होती है। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। बाद में एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को समझना बड़ा टेढ़ी खीर है, और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों में से सबको कंफ्यूजन होगा पोटेंशियल एनर्जी, या किसी किसी को तो होगा ही। और नहीं है कंफ्यूजन तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब इसका वैल्यू कैसे निकला हाफ mv², वो हम बाद में देख लेंगे कि हाफ mv² आया कहां से। अगर किसी को इसमें डाउट है कैसे आया तो वो हम देख लेंगे बाद में। पर काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? तो अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक का मतलब ये मोशन, और हाफ mv² की वैल्यू और ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है जिसका मोशन देखा जा रहा है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा टेढ़ा काम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हो गुजराती में શું કહેવાય? पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा थी कि શું समझ में आवे? स्थिति ने कारण जो ऊर्जा था ई स्थिति ऊर्जा। बेसिकली बात तो सही है, स्थिति ऊर्जा नाम से समझ में आता है कि स्थिति में परिवर्तन था। जहां जहां स्थिति में परिवर्तन था, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन मतलब से शेप में परिवर्तन। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। स्थिति में परिवर्तन मतलब शेप में परिवर्तन अगर होगा तो क्या होगा? शेप में परिवर्तन होगा। देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में परिवर्तन करोगे तो स्ट्रेस डेवलप होगी। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तनाव डेवलप होगा, तनाव डेवलप होगा। और अगर तनाव डेवलप हो रहा है तो एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी का नाम दिया गया पोटेंशियल एनर्जी। बस स्थिति में परिवर्तन करो, शेप में परिवर्तन होगा, तनाव आएगा, एनर्जी स्टोर होगी, और उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? जैसे स्प्रिंग की बात करो, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मान लो नेचुरल लेंथ L है। अच्छा, अगर इसको खींचा जाए F फोर्स से, अगर इसको खींचा जाए तो ये स्प्रिंग जो है वो थोड़ी देर में ऐसे आगे निकल जाने वाली है,
तो यहां से स्प्रिंग में ये शेप में परिवर्तन आया, तो एक्स शेप में परिवर्तन आया, तो इसमें तनाव डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं किसी चीज Yes, को sir. खींचूंगा तो उसके शेप में परिवर्तन आया, उसकी स्थिति ओरिजिनल स्थिति ऐसी थी, अब उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, शेप में परिवर्तन आया, तनाव डेवलप हुआ, और तनाव जैसे ही डेवलप होता है किसी भी आदमी के अंदर, अगर आदमी की भी बात करो ना, आदमी में अगर स्ट्रेस डेवलप हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी डेवलप होती है। हालांकि वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बात अलग है, लेकिन स्ट्रेस मतलब कौन सी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी आ गई आपके अंदर, तो आपको स्ट्रेस आएगा। जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी स्ट्रेस कम होता जाएगा। पर हम यहाँ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस का एनर्जी से बड़ा लिंक है, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपके अंदर, हालांकि वो एनर्जी नेगेटिव होगी, वो बात अलग है, ठीक है। तो अगर हम अपने से रिलेट करें तब भी समझ में आता है कि अगर हमें जब जब भी हमारा, और शेप में परिवर्तन का क्या मतलब हो सकता है हमारे लिए? हमारे लिए मतलब है कि अगर हमारी स्थिति में परिवर्तन हो, मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो हमारे अंदर एक तनाव डेवलप होगा, मतलब नेगेटिव एनर्जी आएगी। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर यहाँ शेप में परिवर्तन हुआ, जैसा स्प्रिंग चाहती है, स्प्रिंग ऐसा रहना चाहती है, लेकिन कोई फोर्स उसको खींच के ले जा रहा है, उसको आगे ले गया, तो ये नहीं चाहती इतना ज्यादा, तो इसमें एक एनर्जी आ जाएगी, अपने आप एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कोई कहे, ये तीनों सवाल में वापस आपसे पूछता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, और किसमें स्टोर होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है? स्ट्रेस डेवलप होते हैं, और स्ट्रेस डेवलप होता है तो एनर्जी स्टोर होती है, और उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये स्ट्रेस डेवलप वाला कंसेप्ट आपने नया देखा होगा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, पर वास्तव में ऐसा ही होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर होती है, वो अगर देख कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, नॉट ए फिक्स वैल्यू। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फिक्स वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का नॉट ए फिक्स वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, सबके लिए अलग अलग होती है, सबके लिए अलग अलग होगी, बिल्कुल बात है। अगर अलग अलग लोग हैं, सब में स्ट्रेस डेवलप होता है, तो सब में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी स्टोर होगी। अब कैसे कह सकते हो कि एक फिक्स वैल्यू होगी? नहीं हो सकती, है ना। तो नॉट ए फिक्स वैल्यू। अगर स्प्रिंग की बात करें तो उसके लिए अलग होगी, किसी और ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे सबके लिए क्या क्या होगी। नॉट ए फिक्स वैल्यू, सबके लिए अलग होगी। अच्छा, स्टोर कहां होती है? तो पहला सवाल हो गया क्या होती है, तो क्या होती है, तो स्थिति में परिवर्तन वाला ये सारी बातें। और कितनी होती है, तो फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, सबके लिए अलग होती है। और किसमें स्टोर होती है, ये अलग क्वेश्चन है। किसमें स्टोर होती है बताओ? ये एनर्जी जो स्टोर होगी किसमें स्टोर होगी? स्प्रिंग में। किसमें स्टोर होगी? तो आप कहोगे सर इसमें क्या खास बताया आपने? अभी खास अभी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऑब्जेक्ट में स्टोर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी की खासियत है। अभी इस वाले केस में तो स्प्रिंग में स्टोर हो रही है, चलिए ठीक है। इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हाफ एम वी स्क्वायर, इस ऑब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है एम मास का वी वेलोसिटी से, तो उसमें हाफ एम वी स्क्वायर स्टोर होगी। तो किसमें होगी? तो इस ऑब्जेक्ट में ही होगी, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी है तो उसी में स्टोर होगी। ये इस स्प्रिंग की एनर्जी है तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में ही स्टोर होगी, और कहां हो सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो। उसका क्या एग्जांपल है? तो उसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, देखो उसका एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास ये ग्राउंड है, अर्थ है, और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां खड़ा हुआ हूं अर्थ पे, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, और इसको ऊपर उठा देता हूं थोड़ा सा हाथ से ही। अब आपको क्या बड़े कैसे हो गया आप? चलिए ठीक है, ऐसे मान लो इसको मैंने ग्राउंड से थोड़ा ब्लॉक को ऊपर उठा दिया, ऐसे एच हाइट ऊपर उठा दिया। अभी बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई?
अगर इस मास m को अर्थ के ऊपर उठा दिया जाए h हाइट से, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? mgh mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, तो पहली बात तो ये समझ में आ गया हमको कि क्या होती है, वो हमने पढ़ लिया। कितनी होती है वो आपने बता दिया कि सर इस वाले केस में तो mgh होती है। अच्छा, क्या होती है? तो वो तो डेफिनेशन सेम रहेगी, वो डेफिनेशन तो बदलने वाली नहीं है, डेफिनेशन सेम है ना? कि स्थिति में परिवर्तन हुआ, भाई ये ब्लॉक यहां था, उसकी स्थिति में परिवर्तन आपने करा, उसकी स्थिति चेंज की, तो स्ट्रेस डेवलप हुई। अब कहाँ डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, वो भी हम बाद में बात करेंगे। क्या होती है? तो डेफिनेशन सेम है। कितनी होती है? mgh होती है। और स्टोर कहाँ हुई, कहाँ स्टोर होगी? किसमें स्टोर होगी? वास्तव में ये mgh इस स्मॉल m में स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। तो ये गलत कंसेप्ट है। ये mgh जो है वो इस स्मॉल m में स्टोर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब बात ये आती है कि ये इसमें स्टोर क्यों नहीं हो रही है। देखो, एक्चुअली हुआ ये कि हम बात कहते हैं कि स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो किसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ? क्या खाली इस स्मॉल m की स्थिति में परिवर्तन हुआ, या इस अर्थ की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ? कहने का मतलब है ये खाली एक ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये स्मॉल m और इस अर्थ दोनों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये पूरे सिस्टम की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये स्मॉल m और मान लो अर्थ का मास कैपिटल M, तो ये स्मॉल m और कैपिटल M दोनों की स्थिति में परिवर्तन, सिस्टम की स्थिति में परिवर्तन। तो इसका मतलब ये जो mgh एनर्जी है वो किसकी है? खाली स्मॉल m की है कि कैपिटल M की भी है? ये किसकी एनर्जी है? ये ब्लॉक की एनर्जी तो है ही, साथ में अर्थ की भी एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी खाली ब्लॉक की नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड अर्थ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। तो अभी भी क्लियर तो नहीं हुआ कि स्टोर कहां हुई, कितनी हुई? तो mgh। अच्छा, कहां स्टोर हुई? तो आप कहोगे सर ये दोनों की एनर्जी है, तो कहां स्टोर हो रही है? इसमें स्टोर हो रही है कि इसमें स्टोर हो रही है? बताओ किसमें स्टोर हो रही है? ये स्टोर ना तो इसमें हो रही है ना इसमें हो रही है। मैंने कहा कि हमेशा एनर्जी का स्टोर होना उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होना जरूरी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग में स्टोर थी, स्प्रिंग में स्टोर थी। पर अगर हम ये ब्लॉक्स और अर्थ की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की मिलाकर के mgh है। अभी स्प्रिंग वाली निकालनी बाकी है, स्प्रिंग में वैल्यू नहीं निकाली हमने, वो निकाल लेंगे, निकालना इतना हार्ड नहीं है, समझना हार्ड है थोड़ा सा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन दोनों की है, ब्लॉक की और अर्थ की। तो स्टोर कहां हुई? स्टोर ना तो ब्लॉक में हो रही है ना अर्थ में हो रही है। इस वाले केस में ना तो ब्लॉक में होगी ना अर्थ में हो रही है। कहां हो रही है? इसके बीच का जो फील्ड है, फील्ड कौन सा फील्ड? ग्रेविटी। अर्थ और इस ब्लॉक के बीच में ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटी में स्टोर हो रही है, स्टोर विद इन द ग्रेविटी। अभी मैं समझा देता हूं दूसरा डायग्राम बना के। विद इन द ग्रेविटी, ना तो ये स्मॉल m में स्टोर हो रही है और ना ये कैपिटल M में स्टोर हो रही है, ये ग्रेविटी में स्टोर हो रही है। कैसे स्टोर हो रही है देखो।
ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम आपने ऊपर लगा दिया, ऐसे चढ़ा, ऐसे ऊपर रख दिया आपने हाथ से पकड़ करके, तो आपने कुछ फोर्स लगाया होगा इसको यहाँ नीचे से ऊपर लाने के लिए, एफ फोर्स ऊपर लगाया होगा, ठीक है। और इसके बीच का जो फील्ड है, यहाँ पे चारों तरफ फील्ड है, और फील्ड खाली इतना ही फील्ड नहीं कि इसके बीच में, चारों तरफ ग्रेविटी से चारों तरफ है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटी है। तो ये एमजीएच जो है वो इस पूरी की पूरी ग्रेविटी में स्टोर है। ये पूरी की पूरी जो ग्रेविटी है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटी है, तो उस ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जो है उसमें स्टोर है। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। और है किसकी एनर्जी, इस स्मॉल एम की कि इस कैपिटल एम की? दोनों की। पर हम खाली बोलने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम। क्यों वो इसलिए बोल देते हैं? क्योंकि अर्थ का कुछ लेना देना है नहीं हमको खाली स्मॉल एम से मतलब होता है, तो इसलिए कहने वाले ऐसा कह देते हैं। और किताबों में भी ऐसा ही लिखा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एम ऐसे लिख देते हैं। कोई बात नहीं, लिख देने दो उनको, इज इक्वल टू mgh ऐसे लिख देते हैं। पर वास्तव में ऐसा है नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की है, और ये पूरी ग्रेविटी में। तो हमको इस स्टेटमेंट से क्या लगेगा? इस स्टेटमेंट से ऐसा लगेगा कि ये एनर्जी जो है वो इसमें स्टोर है, ऐसा लगेगा। पर ऐसा नहीं है, ये स्टोर ना तो इसमें है ना इसमें है, ये पूरी ग्रेविटी में स्टोर है। अच्छा, तो एक बात और समझ में आती है हमको कि जहां जहां नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होगा उस वाले केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटी है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो वो उस फोर्स के अंदर स्टोर होती है, फोर्स के अंदर। और फोर्स फील्ड बोल दो उसको, क्योंकि फील्ड है पूरा, इस पूरे फोर्स एक जगह तो है नहीं, ये फोर्स तो पूरा फील्ड है, पूरे पृथ्वी के चारों तरफ फोर्स फील्ड है। तो फोर्स फील्ड के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये फील्ड की स्पेलिंग फोर्स फील्ड के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में। ऐसे ही आप जो 12th में जाओगे तो आपके पास आने वाला है, देखो ग्रेविटी, ये चैप्टर जो है ग्रेविटी वाला जो अभी आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ने से फायदा ये होगा कि 12th में चैप्टर जो आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे चैप्टर हैं, सेम टू सेम, फॉर्मूले भी लगभग सेम ही होता है। तो अगर ये ग्रेविटी वाला चैप्टर आप अच्छे से करते हो तो ये 2-3 चैप्टर आपके अच्छे हो जाएंगे। और फिजिक्स में बेसिकली ये तो मैकेनिक्स से अगर आपकी अच्छी हो गई तब भी आप पूरी फिजिक्स अच्छी कर लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी इनके फॉर्मूले लगभग इसी तरह के होते हैं जैसे कि ग्रेविटी के। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, इनको r डिस्टेंस पे रखा गया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं, r डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इन दोनों को चार्जेस को, मतलब विद्युत आवेश, क्या बोलते हो चार्जेस को आप? विद्युत भार। हाँ, तो आप विद्युत भार से Q1 यानी Q2 तो r डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकलती है K Q1 Q2 अपॉन r, ऐसे निकाल के लाते हैं, 12th में लाते हैं ऐसा फॉर्मूला निकाल के, ठीक है, जैसे mgh निकाल के लाते हैं ना, ये कैसे आया वो भी निकाल लेंगे, पर 12th में ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो पूछा जाता है कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, इस Q1 की है कि इस Q2 की है, बस इतना सा सवाल। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये ना तो इस Q1 की है ना ये Q2 की है, ये दोनों की। बोलो क्लियर है? मतलब जॉइंट अकाउंट है दोनों का। अच्छा, मान लो दो आदमियों ने बैंक में अकाउंट खोल रखा है, तो ये जो फील्ड है, और इसके बीच में फील्ड कौन सा है? तो इसके बीच में फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्जेस के बीच में, ये आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा, 12th में फिर पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों चार्जेस के बीच में, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का बैंक है। इस बैंक के अंदर इन दोनों का पैसा पड़ा हुआ है, इसका भी पैसा इसमें है, इसका भी पैसा इसमें है, और टोटल पैसा कितना है? तो टोटल पैसा इतना है।
तो ये जो एनर्जी है वो इस चार्ज की भी है और इस चार्ज की भी है। खाली फॉर्मूला लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसका एनर्जी है, इसका है कि इसका है, दोनों का। ऐसे ही आप अभी 11th में भी ये फॉर्मूला पढ़ने वाले हो। 11th में क्या फॉर्मूला पढ़ने वाले हो? देखो 11th में फॉर्मूला पढ़ने वाले हो ऐसा, एक मास होगा आपके पास M1, एक मास होगा M2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बाकी अब बाकी थे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है G(m1 m2 अपॉन R), ये आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कितना वैल्यू होता है इसका, ये तो आप पहली क्लास में बता दिया होगा, बता दिया कि नहीं बता दिया? बोलो। तो एनर्जी किसकी है, इसकी है कि इसकी है? दोनों की। दोनों की एनर्जी है, ठीक है। और कहां स्टोर है? दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, दोनों के बीच में ग्रेविटी का फील्ड है, उस फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में। एक मिनट में पानी पी के फिर पढ़ा रहा हूं आपको। तो एक बात क्लियर हुई हमको कि जहां जहां कांटेक्ट फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। जैसे कि स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें कांटेक्ट फोर्स था ये, तो उस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी इसी में स्टोर थी। और नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा तो फोर्स फील्ड में स्टोर होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी फोर्स फील्ड में स्टोर होगी। चलिए इसी के साथ ये क्लास हम एंड कर रहे हैं, अगली क्लास में कुछ आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।